रेयान इंटरनेशनल स्कूल। प्रद्युमन ठाकुर केस। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युमन ठाकुर की मौत वह मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया था। हरियाणा के गुरुग्राम के इलाके में एक स्कूल की सुबह बाकी दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर अपने काम पर जा रहे थे। टीचर्स अपनी क्लासेस की तैयारी कर रही थी और इन्हीं बच्चों में एक था 7 साल का प्रद्युमन ठाकुर, एक छोटा बच्चा जिसके लिए उस दिन भी स्कूल जाना जिंदगी का बिल्कुल सामान्य हिस्सा था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उसके परिवार की पूरी दुनिया बदल दी। प्रद्युमन स्कूल के अंदर गंभीर हालत में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। उसकी मौत की खबर सामने आते ही सवाल उठने लगे। आखिर एक बच्चे के साथ स्कूल के अंदर ऐसा क्या हो गया? स्कूल में सिक्योरिटी कहाँ थी? सीसीटीवी कहाँ था? बच्चे की निगरानी कौन कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, प्रद्युमन की मौत के लिए जिम्मेदार कौन था? शुरुआत में पुलिस ने जिस व्यक्ति को आरोपी बताया वह स्कूल का एक बस कंडक्टर अशोक कुमार, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। सीबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति को आरोपी बनाया जिसकी पहचान ने पूरे देश को हैरान कर दिया। उसी स्कूल का एक नाबालिग छात्र, यानी जिस जगह पेरेंट्स अपने बच्चे को सबसे सुरक्षित समझते थे, उसी जगह हुई एक मौत ने सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और यही वजह है कि प्रद्युमन ठाकुर केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, यह भारत के सबसे चर्चित स्कूल सेफ्टी केसेस में से एक बन गया। आज हम इस पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, किसी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले उसे मर्डर कहना सही नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री में जहां भी आरोप या इन्वेस्टिगेशन थ्योरी होगी उसे उसी रूप में बताया जाएगा। प्रद्युमन कौन था? प्रद्युमन ठाकुर रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला 7 साल का बच्चा था। 8 सितंबर 2017 की सुबह उसके पिता बारुण चंद्र ठाकुर उसे और उसकी बहन विधि ठाकुर को करीब 8 बजे स्कूल छोड़ने गए थे। यह जानकारी बाद में कोर्ट रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुई। करीब 8:10 पर प्रद्युमन के परिवार को स्कूल से फोन आया। उन्हें बताया गया कि बच्चे की गर्दन पर गंभीर चोट लगी है और वह बहुत खून बह रहा है। परिवार तुरंत अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। पहले बादशाहपुर हॉस्पिटल ले जाने की बात हुई और बाद में बच्चे को आर्टेमिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने प्रद्युमन को मृत घोषित कर दिया। एक पिता के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी। कुछ मिनट पहले जिस बच्चे को उसने स्कूल में छोड़ा था, अब वह वापस घर आने वाला नहीं था। और यहीं से शुरू हुई उन सवालों की श्रृंखला जिसका जवाब देश कई साल तक तलाशता रहा। 8 सितंबर की सुबह आखिर हुआ क्या? 8 बजे प्रद्युमन स्कूल पहुंचता है। उसके पिता उसे और उसकी बहन विधि को स्कूल छोड़ते हैं। लगभग 8:10 पर परिवार को फोन आता है। स्कूल की टीचर अंजू डुडेजा ने परिवार को बच्चे की गंभीर हालत के बारे में बताया। परिवार अस्पताल की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था। जब परिवार अस्पताल पहुंचता है तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। प्रद्युमन की मौत हो चुकी थी। उस दिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर नंबर था 250/2017 और इन्वेस्टिगेशन का पहला बड़ा नाम सामने आया, अशोक कुमार। अशोक कुमार उस स्कूल में बस कंडक्टर के रूप में काम करता था। उसे घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पहला आरोपी अशोक कुमार। शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार शक अशोक कुमार पर गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला अचानक बहुत बड़ा हो गया। एक तरफ था 7 साल का बच्चा, दूसरी तरफ स्कूल का एक कर्मचारी। लेकिन जल्द ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे। क्या इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दी गई? क्या घटनास्थल से मिले सभी एविडेंस की पूरी तरह जांच हुई? क्या स्कूल सिक्योरिटी व्यवस्था पर्याप्त थी? और क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी थी? इन सवालों के बीच प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर लगातार न्याय की मांग करते रहे। मामला इतना संवेदनशील हो चुका था कि हरियाणा सरकार ने इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपने की दिशा में कदम उठाया। 17 सितंबर 2017 को हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन और 22 सितंबर को केंद्र के प्रक्रिया के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन संभाली। सीबीआई ने मामले को अपने केस नंबर RC8S 2017 SC3 न्यू दिल्ली के रूप में री रजिस्टर किया और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू हुआ। सीबीआई की एंट्री। सीबीआई ने केस को एक नए एंगल से देखना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी किसी ने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की थी। एक कक्षा 11वीं का छात्र, क्योंकि वह घटना के समय नाबालिग था। हम उसका नाम या ऐसी पहचान संबंधी जानकारी नहीं देंगे जिससे उसकी पहचान हो सके। सीबीआई ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट की भूमिका प्रद्युमन की मौत में थी। सीबीआई के अनुसार मर्डर के पीछे स्कूल के एग्जामिनेशन और पेरेंट टीचर मीटिंग को टालने का मोटिव बताया गया था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। यह सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी थी। इसे उसी समय की जांच एजेंसी का आरोप समझना चाहिए, न कि अपने आप में अंतिम न्यायिक निर्विकस। दूसरा आरोपी कौन था? सोचिए, एक स्कूल, सैकड़ों बच्चे, टीचर्स, स्टाफ, सिक्योरिटी और उसी एनवायरनमेंट में एक 7 साल के बच्चे की मौत। सीबीआई ने उस स्टूडेंट को आरोपी बनाया। वह भी उसी स्कूल का स्टूडेंट था। इससे इन्वेस्टिगेशन का पूरा नैरेटिव बदल गया। शुरुआत में सवाल था, क्या स्कूल का कोई कर्मचारी जिम्मेदार है? अब सवाल बन गया, क्या स्कूल के अंदर मौजूद किसी स्टूडेंट की भूमिका थी? इस बदलाव ने पब्लिक डिबेट को भी बदल दिया। अशोक कुमार के खिलाफ शुरुआती पुलिस थ्योरी और सीबीआई की बाद की थ्योरी के बीच इतना बड़ा अंतर था कि लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर सच क्या है? अशोक कुमार के साथ क्या हुआ? अशोक कुमार को 8 सितंबर को ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में फोकस दूसरे सस्पेक्ट पर चला गया। 2017 के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट रिकॉर्ड में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि सीबीआई ने स्कूल के स्टूडेंट को मर्डर का मेन एक्यूज्ड मानकर इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली थी। इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने उसी समय किसी को दोषी घोषित कर दिया था। यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का बदला हुआ रास्ता था और यही इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। इन्वेस्टिगेशन थ्योरी और जुडिशियल फाइंडिंग्स एक ही चीज नहीं होती।
स्कूल मैनेजमेंट पर सवाल। हमको हमारे ऊपर दबाव डालते हुए हमसे गलत बयान लिए थे। नमस्कार। पूरे देश को हिला देने वाले केस सिर्फ मर्डर की तलाश तक सीमित नहीं रहा, स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी सवाल उठे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा स्कूल परिसर में सुरक्षित नहीं है तो केवल यह पूछना काफी नहीं कि हमला किसने किया, यह भी पूछा जाना चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम कैसा था, सीसीटीवी फुटेज कैसी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स पर्याप्त थे या नहीं, स्टूडेंट्स और आउटसाइडर्स की मूवमेंट कैसे मॉनिटर होती थी, स्टाफ वेरिफिकेशन और सुपरविजन कैसी थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स में प्रोसिक्यूशन की ओर से स्कूल सिक्योरिटी में एलेक्ड लैप्सेस जैसे सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित मुद्दों का उल्लेख हुआ था। इसी दौरान रेयान ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट के नाम भी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आए। इनमें प्रमुख नाम थे ऑगस्टिन फ्रांसिस पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान ऑगस्टिन पिंटो। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी सावधानी है, इन लोगों का नाम केस में आने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें मर्डर का दोषी घोषित कर दिया गया था। उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेशन और एलेक्ड मैनेजमेंट लैप्सेस के संदर्भ में सामने आई थी। रेयान ग्रुप के प्रमुख नाम डॉक्टर ऑगस्टीन फ्रांसिस पिंटो, रेयान इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े सीनियर मैनेजमेंट फिगर और चेयरमैन के रूप में कोर्ट रिकॉर्ड में वर्णित ग्रेस पिंटो, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कोर्ट रिकॉर्ड में वर्णित। रेयान ऑगस्टिन पिंटो ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्ति। 2017 में लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी इन प्रोसीडिंग्स का उल्लेख है। एक महत्वपूर्ण बात, 2017 में कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी थी। उस समय कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि सीबीआई स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका और एलेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस की जांच कर रही थी। लेकिन उस स्टेज पर मैनेजमेंट के खिलाफ मर्डर कॉन्स्पिरेसी का कोई फाइनल जुडिशियल फाइंडिंग नहीं था। यही सिर्फ फर्क डॉक्यूमेंट्री में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्राइम डॉक्यूमेंट्री का मकसद सस्पेंस पैदा करना हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को बिना अदालत के निष्कर्ष के अपराधी घोषित करना नहीं। फ्रांसिस थॉमस और जेस थॉमस। आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने सिर्फ इसी केस में दो और नाम सामने आए, फ्रांसिस थॉमस और जेस थॉमस। लोकल पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट रिकॉर्ड में प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों की सेफ्टी को लेकर एलेक्ड लैप्सेस का उल्लेख किया गया। फ्रांसिस थॉमस ने कोर्ट में यह आर्गुमेंट रखा कि उनका रोल स्कूल की डे टू डे मैनेजमेंट में उस तरह का नहीं था जैसे प्रोसिक्यूशन बताई जा रही थी। जेस थॉमस के बारे में भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आर्गुमेंट सामने आए। या फिर वही बात, किसी व्यक्ति का अरेस्ट या एलिगेशन कन्विक्शन के बराबर नहीं होता। इस केस में शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी फोकस बदल गया। सबसे बड़ा सवाल, एविडेंस। मर्डर केस में आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने सिर्फ इसीलिए प्रद्युम्न को बेहद बेरहमी से मार डाला क्योंकि वो परीक्षा से बचना चाहता था, पेरेंट टीचर मीटिंग को टालना चाहता था। विटनेस स्टेटमेंट्स, फोरेंसिक मटेरियल, सीसीटीवी, मेडिकल एविडेंस और टाइमलाइन, सस्पेक्ट्स की मूवमेंट। लेकिन जब घटना स्कूल के अंदर हुई हो और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती कहानी और बाद की कहानी अलग अलग हो, तो एविडेंस की इंटरप्रिटेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस स्टूडेंट के खिलाफ सर्कमस्टांशियल और अन्य एविडेंस पर भरोसा किया।
उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया। लेकिन पब्लिक को यह समझना जरूरी है कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वर्जन अंतिम सत्य नहीं होता। अंतिम फैसला अदालत का होता है। प्रद्युमन के माता पिता। पुलिस ने हमको हमारे ऊपर दबाव डालते हुए हमसे गलत बयान लिए थे। नमस्कार। पूरे देश को हिला देने वाले प्रद्युम्न मर्डर केस में आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने सिर्फ इस पूरी कहानी के बीच सबसे महत्वपूर्ण लोग शायद वे थे जो अपने बच्चे को वापस कभी नहीं पा सकते थे। प्रद्युमन के पिता वरुण चौधरी वरुण चंद्र ठाकुर से लगातार न्याय के लिए आवाज उठाई। उनके लिए यह सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, यह सवाल था अगर स्कूल में बच्चा सुरक्षित नहीं है तो वह सुरक्षित कहां है। प्रद्युमन की मौत के बाद स्कूल सेफ्टी को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई। पेरेंट्स ने सवाल पूछे, स्कूल की सिक्योरिटी पर डिबेट हुई। सीसीटीवी गार्ड्स, एंट्री एग्जिट कंट्रोल और चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे मुद्दे नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बने। इस केस के सबसे बड़े सवाल। आज भी इस केस को समझते हुए कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की दिशा में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? दूसरा, क्या स्कूल की सिक्योरिटी व्यवस्था पर्याप्त थी? तीसरा, क्या सीसीटीवी और अन्य एविडेंस को शुरुआत में सही तरीके से प्रिजर्व और एनालाइज किया गया? चौथा, अशोक कुमार के खिलाफ शुरुआती सस्पिशन किस आधार पर बनाया गया और बाद में सीबीआई ने उसे क्यों बदला? पांचवा, क्या स्कूल मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग समझा गया? और सबसे बड़ा सवाल, प्रद्युमन की मौत से आखिर हमें क्या सीख मिली? आठ सितंबर 2017 को एक बच्चा स्कूल गया था। उसके परिवार को उम्मीद थी कि कुछ घंटों बाद वह वापस घर आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। प्रद्युमन ठाकुर की कहानी हमें सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बताती, वह हमें बताती है कि किसी भी स्कूल की जिम्मेदारी केवल पढ़ाई करने और तक सीमित नहीं हो सकती। स्कूल में बच्चे के पहुंचने के बाद उसकी सेफ्टी भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल का हिस्सा बन जाती है। और इस केस की दूसरी सबसे बड़ी सीख है, जांच में जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है। एक व्यक्ति को आरोपी बनाना आसान है, लेकिन सच तक पहुंचाना मुश्किल। पहले अशोक कुमार की गिरफ्तारी हुई, फिर सीबीआई आई, फिर इन्वेस्टिगेशन का फोकस एक नाबालिग स्टूडेंट पर गया। स्कूल मैनेजमेंट के कई नाम इन्वेस्टिगेशन में आए और कोर्ट प्रोसीडिंग्स ने बार बार यह याद दिलाया कि आरोप और अपराध सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। इसलिए प्रद्युमन ठाकुर केस का सबसे ईमानदार कंक्लूजन शायद यही है, एक बच्चे की मौत का जवाब सिर्फ यह नहीं कि किसने किया, सवाल यह भी है क्या सिस्टम ने उसे बचाने के लिए वह सब किया था जो करना चाहिए था। क्योंकि जब कोई बच्चा स्कूल के गेट के अंदर जाता है तो पेरेंट्स सिर्फ टीचर्स पर नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे की कीमत किसी भी बच्चे की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती।